क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी नगरी जिसे हम सिर्फ कहानियों और ग्रंथों में सुनते आए हैं, वो सच में हमारे समंदर के नीचे मौजूद हो सकती है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं द्वारका नगरी की। जी हां, हम द्वारका के इतिहास, उससे जुड़ी पौराणिक कथाओं और समंदर की गहराइयों में हुई उसकी हैरान कर देने वाली वैज्ञानिक खोज को डिकोड करेंगे। एक ऐसा शहर जिसे कभी सिर्फ एक मिथक या कल्पना माना जाता था, लेकिन आज वो हमारे सामने एक ठोस, पुरातात्विक सच्चाई बनकर खड़ा है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल ये है कि क्या सचमुच अरब सागर की गहराइयों में एक पूरा का पूरा प्राचीन शहर दफन है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जरा सोचिए। साल है 1983। गुजरात का ओखा तट, जहां अरब सागर की लहरें किनारों से बड़ी बेचैनी से टकरा रही हैं। भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम, जिन्हें लीड कर रहे हैं डॉक्टर SR राव, अपने डाइविंग गियर के साथ समंदर में छलांग लगाते हैं। और जैसे ही वो उस नीली गहराई में पहुंचते हैं, अचानक उन्हें रेत और चट्टानों के बीच कुछ ऐसे विशालकाय ढांचे दिखाई देते हैं जो इंसानों द्वारा बनाए गए थे। प्रकृति ऐसे आकार नहीं बनाती। ये कोई छोटी मोटी खोज नहीं थी। ये सदियों पुरानी धारणाओं को पूरी तरह से हिला देने वाला पल था। भाग 1, द गोल्डन सिटी ऑफ गॉड्स, यानी देवताओं की स्वर्ण नगरी। हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जब मथुरा में कंस का वध हुआ तो उसके ससुर राजा जरासंध ने बदले की आग में मथुरा पर 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 17 बार हमले किए। इन लगातार युद्धों से अपनी प्रजा को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने एक सुरक्षित तटीय नगरी बसाने का फैसला किया। और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था। ग्रंथों के मुताबिक श्री कृष्ण के अनुरोध पर समुद्रदेव यानी वरुण देव ने उन्हें 12 योजन जमीन दी। अगर आज के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये ठीक 153.6 किलोमीटर की कोस्ट लाइन होती है। इसके बाद इस विशाल जमीन पर देवताओं के वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा को एक भव्य नगरी डिजाइन करने का काम सौंपा गया। और ये नगरी कैसी थी? भागवत पुराण के विवरण पढ़कर आज भी हैरानी होती है। इस शहर में 900 से अधिक भव्य महल थे। और सुनिए, ये महल केवल ईंट या पत्थर के नहीं थे, बल्कि चांदी, सोने और बहुमूल्य रत्नों से जड़े हुए थे। मतलब एकदम अतुल्य संपत्ति। ये सिर्फ महलों का शहर नहीं था, बल्कि यहाँ परफेक्ट इरिगेशन या सिंचाई वाले बगीचे और व्यापार के लिए खास बंदरगाह भी मौजूद थे। बिना किसी शक के यह अपने समय का सबसे एडवांस्ड और वेल प्लान्ड शहर रहा होगा। भाग 2, द फॉल ऑफ द्वारिका, श्राप और विनाश। लेकिन कहते हैं ना, जहां निर्माण होता है वहां विनाश भी इंतजार कर रहा होता है। महाभारत के विनाशकारी युद्ध के बाद अपने कौरव पुत्रों के सर्वनाश से दुखी गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जैसे उनका वंश खत्म हुआ वैसे ही यदुवंश का भी नाश होगा। और यहीं से शुरू हुई एक दुखद चेन रिएक्शन। महान ऋषियों ने श्री कृष्ण के पुत्र सांब को एक लोहे का मूसल उत्पन्न करने का श्राप दिया। राजा उग्रसेन ने घबराकर उस मूसल को कुचलवाकर समुंदर में फेंकवा दिया। पर नियति को कौन टाल सकता था? उन टुकड़ों को एक मछली ने निगल लिया। उस मछली को एक शिकारी ने पकड़ा जिसका नाम था जरा। जरा ने उसी लोहे के टुकड़े से एक तीर बनाया और अंततः उसी तीर से गलती से श्रीकृष्ण को चोट लगी, जिसके बाद उन्होंने पृथ्वीलोक त्याग दिया। उनके जाते ही वो भव्य और सुनहरी शहर देखते ही देखते समुंदर की लहरों में हमेशा के लिए समा गया। भाग 3, द इन्वेस्टिगेशन, मिथक का मानचित्रण। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 20वीं सदी में। यहां एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट हुआ। शोधकर्ताओं ने महाभारत और पुराणों को केवल धार्मिक कथाओं के बजाय असली ज्योग्राफिकल मैप्स के रूप में देखना शुरू किया। इन ग्रंथों की सटीक डिटेल्स ने साइंटिस्ट को अरब सागर में सही दिशा दिखाई। 1930 के दशक में सबसे पहले मछुआरों ने पानी के नीचे कुछ अजीब पत्थरों के खंडहर देखे। 1963 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पहली बार खुदाई की। फिर 1970 के दशक में राजा सिंधत का 6वीं शताब्दी का एक ताम्रपत्र यानी कॉपर प्लेट मिला। ये एक बड़ा सबूत था। और फिर 1979 से 1992 के बीच डॉक्टर SR राव ने भारी फंडिंग की कमी के बावजूद भारत में मरीन आर्कियोलॉजी की नींव रख दी।
उस वक्त कई लोग थे जो इस खोज को केवल धार्मिक आस्था मानकर खारिज कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर एसआर राव का अप्रोच पूरी तरह से साइंटिफिक था। उनका तर्क बहुत ही सीधा और सटीक था। उन्होंने कहा, अगर रोम, एथेंस या बेबीलोन जैसे प्राचीन शहरों की खुदाई उनके पुराने ग्रंथों के आधार पर हो सकती है, तो फिर हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथों के आधार पर इस समुद्री नगरी की खुदाई क्यों नहीं हो सकती। वो इन ग्रंथों को ऐतिहासिक दस्तावेजों की तरह ट्रीट कर रहे थे। भाग 4 द क्लाइमैक्स, हाईटेक समुद्री पुरातत्व। 2001 से 2007 के बीच इस इन्वेस्टिगेशन ने एक हाईटेक गियर शिफ्ट किया। डॉक्टर आलोक त्रिपाठी और डॉक्टर राजीव निगम की लीडरशिप में एडवांस्ड सोनार तकनीक और सब बॉटम प्रोफाइलर का इस्तेमाल करके 4000 स्क्वायर मीटर के सी बेड की डिजिटल मैपिंग की गई और जो सबूत मिले वो हैरान करने वाले थे। चूना पत्थर के विशाल ब्लॉक जो नींव जैसे थे, पुरानी टेराकोटा सील्स, नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले 3 छेद वाले प्राचीन पत्थर के लंगर और एक बेहद एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम, ये सारे सबूत चीख चीख कर कह रहे थे कि हाँ, यहाँ एक प्राचीन बेहद सुनियोजित बंदरगाह शहर मौजूद था, बिल्कुल वैसा ही जैसा ग्रंथों में बताया गया है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा साइंटिफिक ट्विस्ट तब आया जब समंदर से निकाली गई चीजों की कार्बन डेटिंग और थर्मल ल्यूमिनेसेंस डेटिंग की गई। आपको अंदाजा रिजल्ट्स क्या थे? कुछ कलाकृतियां 9000 साल तक पुरानी निकली। जी हां, 9000 साल। ये एक ऐसा टाइमलाइन है जो हमारी हड़प्पा सभ्यता से भी काफी पहले का है। इस एक खोज ने दुनिया भर के इतिहासकारों को पूरी तरह से चौंका दिया और हमें प्राचीन सभ्यताओं की टाइमलाइन को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सुव्यवस्थित शहर आखिर डूबा कैसे? इसका लॉजिकल जवाब हमें विज्ञान देता है। सी लेवल राइज थ्योरी। भूगर्भ शास्त्रियों के रिसर्च, खासकर प्रोफेसर रेंट्स के अरब सागर के अध्ययन से पता चलता है कि आज से लगभग 11,000 से 5,000 साल पहले ग्लोबल लेवल पर समंदर का जल स्तर अचानक और बहुत तेजी से 25 मीटर तक बढ़ गया था। ये एक अचानक आई भयंकर समुद्री आपदा थी जिसने न केवल भारत की बल्कि दुनिया भर की कई कोस्टल सिविलाइजेशंस को एक ही झटके में निगल लिया। और ये कहानी केवल अतीत के पन्नों में दबी नहीं रह गई है। अभी हाल ही में फरवरी 2024 में एक बहुत ही प्रतीकात्मक क्षण आया जब भारत के प्रधानमंत्री ने खुद स्कूबा डाइविंग करके समंदर के तल में मौजूद उन प्राचीन अवशेषों का दर्शन किया। ये केवल एक डाइव नहीं थी, बल्कि ये एक मॉडर्न स्टेट द्वारा अपनी उस जलमग्न विरासत को ऑफिशियली स्वीकार करने का पल था जो हजारों सालों से लहरों के नीचे खामोश थी। भाग 5 वेयर मिथ मीट्स साइंस, जहां मिथक और विज्ञान मिलते हैं। हमारे इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे दिलचस्प हिस्सा यही है, उन दो धागों को जोड़ना जो हमेशा अलग माने जाते थे। एक तरफ प्राचीन पौराणिक कथाएं हैं और दूसरी तरफ कठोर जियोलॉजिकल डेटा। और मजे की बात यह है कि दोनों बिल्कुल एक ही कहानी बयां कर रहे हैं। जहां माइथोलॉजी कहती है कि एक श्राप और श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद शहर अचानक डूब गया, वहीं विज्ञान समुद्र के जल स्तर में अचानक हुई एक विनाशकारी वृद्धि की पुष्टि करता है। एक कहानी प्रतीकात्मक है और दूसरी तथ्यात्मक, लेकिन दोनों एक ही जीवन सभ्यता के अचानक पानी में समा जाने की गवाही देती हैं। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि आस्था और विज्ञान एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि ये एक ही सच्चाई तक पहुंचने के दो अलग अलग रास्ते हैं। पिछले 90 सालों के रिसर्च और मरीन आर्कियोलॉजी ने यह साबित कर दिया है कि वो सुनहरी नगरी कोई कोरी कल्पना नहीं थी। अगली बार जब आप समंदर की लहरों का शोर सुने तो जरा सोचिएगा, क्या आज भी 9000 साल पुरानी उस महान सभ्यता की धड़कनें उन अथाह गहराइयों में गूंज रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।